14 जून 2023, जयपुर, राजस्थान। रात के 2:33। कमरे की लाइट बंद है। सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी एक 21 साल के लड़के के चेहरे पर पड़ रही है। उसकी आंखें लाल है, उंगलियां कांप रही है। स्क्रीन पर एक ही चीज चमक रही है, डिपॉजिट सक्सेसफुल, 50,000 रुपए। उसके हाथ से मोबाइल गिरता है और अगले ही पल उसकी सांसें तेज हो जाती है। दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे छाती फाड़ देगा, क्योंकि उसने अभी अभी अपने पिता की पूरी साल भर की बचत एक ऐसे ऐप में झोंक दी है जो दिखने में गेम है, लेकिन असल में एक डिजिटल जाल, एक साइलेंट हथियार। और इसी वक्त देश के अलग अलग कोनों में हजारों फोन स्क्रीन एक साथ चमक रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, हर जगह एक ही खेल, एक ही लत, और हर खिलाड़ी धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई आम कंपनी नहीं थी, बल्कि एक इंटरनेशनल सिंडिकेट जो भारत की युवा आबादी को डिजिटल तरीके से खत्म करने का प्लान बना चुका था। और उस रात जब जयपुर का वो लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था, दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, क्योंकि भारत समझ चुका था ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये शेर के मुंह में हाथ डालना था। इस साजिश के तार समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2018, भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट बन रहा था। सस्ते डेटा और स्मार्टफोन ने करोड़ों युवाओं को ऑनलाइन ला दिया। लेकिन जहां अवसर होता है वहीं खतरा भी जन्म लेता है। उसी समय दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में एक नया डिजिटल मॉडल तैयार हो रहा था। ऑनलाइन बेटिंग प्लस गैमिफिकेशन प्लस साइकोलॉजिकल एडिक्शन। ये कोई साधारण ऐप नहीं थे। इनमें इस्तेमाल होते थे AI बेस्ड बिहेवियर ट्रैकिंग सिस्टम्स, रियल टाइम डोपामाइन ट्रिगरिंग एल्गोरिदम्स और माइक्रो ट्रांजैक्शन ट्रैप्स। इनका मकसद था यूजर को जीत का स्वाद चखाना, फिर धीरे धीरे उसे हार की दलदल में धकेल देना। 2020 कोविड लॉकडाउन, लाखों युवा बेरोजगार, घरों में बंद, और तभी भारत में एंट्री हुई फेक गेमिंग बेटिंग एप्स की। इनमें से कुछ नाम थे फैंटेसी किंग प्रो, विनो 365, बेटेक्स इंडिया। इन एप्स के सर्वर भारत में नहीं थे, बल्कि सिंगापुर, फिलीपींस और कुछ पाकिस्तान और दुबई के शैडो नेटवर्क्स में। हर दिन इन एप्स के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा था, और ये पैसा सीधे जा रहा था हवाला चैनल्स के जरिए देश के दुश्मनों के पास। ये सिर्फ जुआ नहीं था, ये एक आर्थिक हमला था। एक ऐसा हमला जो बंदूक या मिसाइल से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से किया जा रहा था। 3 जुलाई 2023, नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक। रात के 11:20, एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कमरे में मौजूद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉ के वरिष्ठ अधिकारी और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख। टेबल पर रखी है एक फाइल जिस पर लिखा है ऑपरेशन डिजिटल स्ट्राइक। रॉ की रिपोर्ट साफ थी, इन एप्स के जरिए हर महीने 6,000 करोड़ रुपए भारत से बाहर जा रहा है, और इसका एक हिस्सा आतंकवाद फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। NSA ने टेबल पर हाथ मारा और कहा, अब ये खेल खत्म होगा। योजना तैयार हुई। फेज 1, डिजिटल सर्वेलेंस, 1,200 प्लस एप्स की पहचान, 300 सर्वर लोकेशन ट्रैक, 50,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स की निगरानी। फेज 2, फाइनेंशियल ट्रैफिक, हाई वैल्यू यूजर्स बनाकर सिस्टम में घुसपैठ, पेमेंट गेटवेज को रिवर्स ट्रेस करना। फेज 3, सर्जिकल डिजिटल स्ट्राइक, एक साथ 72 घंटे के अंदर सभी नेटवर्क को ध्वस्त करना। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये था डिजिटल वॉरफेयर, जहां हथियार थे AI स्क्रिप्ट्स, साइबर इंट्रूजन टूल्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क। और भारत ने तय कर लिया था, अब ये मौत का फरिश्ता बनकर गिरेगा उनके सिस्टम पर। 18 जुलाई 2023, सुबह 4 बजे ऑपरेशन शुरू हो चुका था। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, देश के 9 साइबर वारफेयर सेंटर एक साथ एक्टिव हो गए। पहला हमला, सर्वर ब्रीच। रॉ के साइबर यूनिट ने सिंगापुर स्थित एक मास्टर सर्वर को हैक किया। 30 सेकंड के अंदर डेटा फ्लो रुक गया। दूसरा हमला, बैंक फ्रीज। ED और RBI की टीम ने 50,000 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। तीसरा हमला, ऐप ब्लैकआउट। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से 1,200 ऐप्स को एक साथ हटा दिया गया। और फिर सबसे खतरनाक वार, सोर्स कोड डिस्ट्रक्शन। भारत के साइबर एक्सपर्ट्स ने उन ऐप्स के कोड एल्गोरिदम को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। दुश्मन समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या है। उनका पूरा नेटवर्क चंद घंटों में राख हो गया। और जो लोग भारत को डिजिटल गुलाम बनाना चाहते थे, उनके लिए ये था शेर के मुंह में हाथ डालने का अंजाम। 18 जुलाई 2023 के बाद भारत में 70% ऑनलाइन बेटिंग ट्रैफिक गिर गया। करोड़ों रुपए की हवाला चैनल्स बंद हो गई
और हजारों युवाओं को उस जाल से निकाला गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, अब ये नया भारत है जो सिर्फ हमला सहता नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करना जानता है। आज हर युवा के हाथ में मोबाइल है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो इसे कंट्रोल कर रहा है या ये ऐप्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि अगला हमला शायद फिर आएगा और वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे ऐप्स पर पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए या लोगों को खुद जागरूक होना होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।